नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आज है 4 मई, दिन बुधवार, और वक्त हो चला है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। दिन भर की बड़ी खबरों का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। रिजर्व बैंक ने किया सरप्राइज हाइक, रेपो रेट में 0.4% का इजाफा। आरबीआई गवर्नर बोले बढ़ती महंगाई चिंताजनक, बढ़ती महंगाई से अर्थव्यवस्था की सेहत बिगड़ने की आशंका। इंडिया 360 में जानेंगे आरबीआई की सर्जरी से क्या रिकवरी तो नहीं रुकेगी। इंडिया 360 की खास पेशकश मामला क्या है में जानेंगे रेपो रेट का ईएमआई कनेक्शन, बताएंगे ब्याज दरें बढ़ने से कितनी बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई की सरप्राइज हाइक से बिगड़ा बाजार का मूड, सेंसेक्स 1300 तो निफ्टी करीब 400 अंक टूटा। बैंक शेयरों की भी हुई जोरदार धुलाई, बैंक निफ्टी 900 अंक लुढ़का। एलआईसी आईपीओ को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, पहले ही दिन 67% भरा। कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स का कोटा पूरा भरा, शनिवार तक निवेशक लगा सकेंगे पैसा। अनिल सिंघवी की इश्यू में पैसे लगाने की सलाह। अजान की आवाज के खिलाफ आंदोलन पर अड़े राज, बोले जहां ऊंची आवाज वहां होगी दोगुनी आवाज में चालीसा पाठ। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को शर्तों के साथ मिली जमानत। सेशंस कोर्ट ने कहा दोबारा ऐसा किया तो जमानत रद्द होगी, लेकिन आज जेल से रिहाई नहीं हो पाई। तो ये थी दिन भर की सुर्खियां, और अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आज सुबह से शाम तक खबरों के मायने से क्या हुआ। आज सुबह जब आप सोकर उठे होंगे तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई दे रहा होगा, और इसकी वजह है महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद। जी हां, पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद मुंबई के कुछ इलाकों से मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इस बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह आंदोलन एक दिन का नहीं, जब तक लाउडस्पीकर बंद नहीं होते यह आंदोलन जारी रहेगा। अगर लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ी तो वो भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और लाउडस्पीकर विवाद को जैसे ही इसको लेकर राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, शिवसेना ने उन पर पलटवार किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्हें आंदोलन का मतलब न सिखाएं। दरअसल राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के भाषण का पुराना वीडियो शेयर करते हुए शिवसेना पर निशाना साधा था। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शांति है, राज्य में कोई विरोध नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी अवैध लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है। संजय राउत ने कहा कि बाल ठाकरे और वीर सावरकर ही हैं जिन्होंने देश को हिंदुत्व सिखाया है। शिवसेना का स्कूल हिंदुत्व का मूल है। एक तरफ महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद चलता रहा तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के बुलडोजर वहां पर चलाया जा रहा है। अब साउथ दिल्ली नगर निगम भी बुलडोजर कैंपेन चलाने की तैयारी में है। साउथ नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान के लिए दिल्ली पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स भी मांगी है। 9 मई से लेकर 13 मई तक साउथ नगर निगम शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, जसोला, एमजी रोड, करनी सिंह, शूटिंग रेंज इलाकों में अतिक्रमण हटाएगा। इस बीच खबर आई कि राजद्रोह के आरोप में 23 अप्रैल से जेल में बंद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट ने हिदायत दी कि दंपत्ति दोबारा ऐसी कोई अपराध अगर करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। हालांकि रिहाई के पेपर जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचने के चलते राणा दंपत्ति को एक और रात जेल में बितानी होगी। इन खबरों के बीच एक और खबर पर लोगों की निगाहें टिकी कि देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 3205 नए केसेस मिले हैं, जबकि एक दिन पहले ये आंकड़े 2568 के करीब थे। वहीं 31 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन लगवाने वालों के लिए गुड न्यूज आई कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवोवैक्स टीके की कीमत में भारी कटौती की है। एसआईआई ने एक खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। कोवोवैक्स वैक्सीन 12 से 17 वर्ष तक के बच्चों को लगाई जाएगी। सोमवार को ही कोविन पैटर्न पोर्टल पर कोवोवैक्स वैक्सीन विकल्प को शामिल किया गया था। फिलहाल 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोर्बेवैक्स
टीका लगाया जाता है, जबकि 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर भारत बायोटेक का कोवैक्सीन मुफ्त में दिया जा रहा है। दिल्ली में एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। दिल्ली एनसीआर में आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कुछ जगहों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं एनसीआर के गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ में भी अगले कुछ घंटों में बारिश होने के आसार हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई तो दूसरी तरफ हैदराबाद में इतनी जोरदार बारिश हुई कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ गया, क्योंकि शहर के ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भर गया। यही नहीं, हैदराबाद में जलभराव के कई और ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पानी के बीच चलते नजर आ रहे हैं। तो दिन भर की टॉप न्यूज भी अब आपने देख ली हैं और आइए अब जरा तफसील से बात करते हैं हमारी कवर स्टोरीज पर। और आज की सबसे बड़ी स्टोरी, सबसे बड़ी कवर स्टोरी, आरबीआई ने जो सरप्राइज हाइक किया है ब्याज दरों का, उससे जुड़ी हुई। आरबीआई ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो में भी 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने भी ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं और इसकी शुरुआत हुई है बैंक ऑफ इंडिया से। जी हां, बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट में बदलाव कर दिया है। बैंक ने लोन की ब्याज दरों में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने 0.4% की बढ़ोतरी कर ब्याज दर 7.25% कर दी है। रेपो रेट बढ़ाने को लेकर इससे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इमरजेंसी बैठक हुई और इसमें रेट हाइक करने का फैसला किया गया। रेपो रेट बढ़ने से आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बरकरार है। गवर्नर ने कहा कि युद्ध की वजह से महंगाई और ग्रोथ का अनुमान बदला है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अकोमोडेटिव रुख बरकरार है और आगे अकोमोडेटिव रुख को बदलने की तैयारी है। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. The jump in fertilizer prices and other input costs has a direct impact on food prices in India. अब सवाल कई हैं, आरबीआई के सरप्राइज हाइक से इकोनॉमी के लिए क्या मायने हैं, आरबीआई को क्यों अचानक ब्याज दरों में हाइक करनी पड़ी, इन सभी सवालों पर करते हैं चर्चा। और चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीनियर इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, कहा यह जा रहा है और आज गवर्नर साहब ने भी कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है वो वहां पर स्थिति थोड़ा सा चैलेंजिंग है, घरेलू स्थितियां चैलेंजिंग हो रही हैं। और हमने देखा कि लास्ट जो पॉलिसी आई थी उस वक्त तो सब कुछ ठीक ठाक था, 6% के आसपास महंगाई थी, लेकिन उसके बाद सडन 7% तक महंगाई चली जाती है जो आरबीआई के दायरे से बाहर थी। ऐसे में आज का आरबीआई का फैसला क्या आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर सही लगता है और जो इंटेंशन है आरबीआई की उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, इंटेंशन से इत्तेफाक रखता हूं और ये लाजमी निश्चय होने को था, निर्णय होने को था। तो इसमें अचंभा क्या है, मुझे बात ये अभी तक समझ में नहीं आई है। सवेरे से ये शब्द बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है कि सरप्राइजिंग मूव। सच बात तो ये है कि ये दरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने जा रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व बोर्ड है, जो सेंट्रल बैंक है उनका, उन्होंने शुरू साल में ये निर्णय लिया था कि इस साल वो लगभग 3 बार अपने रेट्स बढ़ाएंगे, लेंडिंग रेट्स बढ़ाएंगे। उसका कारण ये है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर 40 साल में इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी अब हो गई है, जो 8% है। और यही स्थिति यूरोप में है और जापान वगैरह में है। और यूरोप में तो खैर इसका बहुत बड़ा कारण यूक्रेन की
का युद्ध जो है उसकी वजह से है। और ये उम्मीद करी जा रही थी कि क्योंकि फेडरल रिजर्व बढ़ाने वाला है, इससे पहले कि पैसा उधर भागे, हमारे देश से पैसा उधर भागे, रिजर्व बैंक ने अकलमंदी दिखाई है, ये तो लाजमी है। तो अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारी मुद्रास्फीति की दर पे, तो वो गलतफहमी होगी, क्योंकि उसका एक बड़ा सीधा सा कारण ये है कि हमारी असंगठित क्षेत्र की जो इकाइयां हैं और जो हमारा कृषक समाज है, कृषि क्षेत्र है, उसमें सारा जो 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 लेन देन होता है, आदान प्रदान जो होता है पैसे का, वो सारा कैश में होता है, उसमें ऋण का बहुत योगदान नहीं होता। इस वजह से जो रेट बढ़ी है, रिजर्व बैंक ने बढ़ाई है, उसका फूड पे असर नहीं पड़ेगा। फूड प्राइसेस वैसे ही बढ़ रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ रहे हैं, तो फूड प्राइसेस पे भारत में इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैश में लेन देन होता है। ठीक है। अच्छा, और 50% CPI का फूड, मतलब फूड का अनुपात CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 50% उसका वेट है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। मगर जो सरकार अगर मुद्रास्फीति गिराना चाहती है, यानी कि महंगाई को कम करना चाहती है जी, तो सरकार के पास सारी तरकीब है। क्या तरकीब है? मैं सर आऊंगा उन तरकीबों पर। जी सर, मैं उनको तफसील से आपसे समझूंगा उन तरकीबों पर। लेकिन आज सुबह से ये कहा जा रहा है कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो दरअसल डिमांड वाला इन्फ्लेशन नहीं है, वो सप्लाई साइड वाला इशू है और सप्लाई वाला इन्फ्लेशन है। ऐसे में कहीं जो हमारी रिकवरी हो रही थी, कहीं वो जो ग्रोथ है उस पर तो कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा, कहीं आरबीआई की ये सर्जरी तो है जो है वो कहीं रिकवरी को तो में तो बाधक नहीं बनेगी सर? नहीं, देखिए, रिकवरी तो बैक टू स्क्वायर वन हो रहा था, यानी कि 19-20 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद का स्तर था, वो वहां तक हम रिकवर कर चुके थे। वो बात अलग है कि प्रति व्यक्ति आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, प्रति व्यक्ति आय हमारी अभी भी वो है जो 17-18 में थी। तो बात यह है कि निवेश तो वैसे भी नहीं हो रहा है। हमारा जो निजी निवेश दर है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है पिछले 6-8 महीनों में, और इसकी वजह से उसमें बढ़ोतरी होने की, निवेश या घटत होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में आरबीआई बता रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 72% है। जब तक 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारे कॉर्पोरेट्स, हमारी बड़ी छोटी इकाइयां निवेश नहीं करेंगी तो नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। तो ये उम्मीद न करिए कि नौकरियां बढ़ने जा रही हैं क्योंकि अब इन्फ्लेशन पे ज्यादा जोर है। सच बात तो ये है, भारत सरकार यानी कि आरबीआई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय अगर ये निश्चय और निर्णय ले कि वो पेट्रोल डीजल का दाम गिराएगी। मैं इस पर भी आ रहा था। मैं तीसरे सवाल के रूप में इस पर आऊंगा, लेकिन दूसरा सवाल इस वक्त जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, वो ये कि बार बार इस बात की आलोचना, आज जो पॉलिसी आई है उसका जो एक आलोचनात्मक पक्ष लोग सामने रख रहे हैं, उसके मुताबिक ये लोग कह रहे हैं कि आप एक, जैसे रियल एस्टेट हो गए, बाकी सेक्टर्स हो गए, अभी भी रिकवरी मोड में तो हैं लेकिन प्री पैंडेमिक लेवल पर हम नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में एक सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट एक तो हैम्पर हुआ, नंबर एक। दूसरा, जो सरकार को घरेलू कदम उठाने चाहिए थे, जैसे कि आपने इसका जिक्र भी किया कि तेल के दामों को घटाने के लिए राज्यों के साथ राय मशवरा करके एक टेबल पर आना, या जीएसटी के दायरे में उसको लाने के लिए राज्यों के साथ एक टेबल पर आकर बैठना, वो काम नहीं हो पाए। और उससे अलहदा आपने जो स्टेप उठा दिया कि आपने रेट हाइक कर दिए, उससे
एक नए सिरे से इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जो कि आरबीआई की मंशा के विपरीत दिखती है। सर, नहीं, मुझे नहीं लगता कि 0.4% रेपो रेट के बढ़ने से थोड़ा तो फर्क आएगा लेंडिंग रेट पर। और बैंक, आप शुरू में बता रहे थे कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लेंडिंग रेट उतने ही मात्रा से बढ़ा दी है जितना आरबीआई ने बढ़ाई है, यानी कि 0.4%। तो उससे देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे या डिमांड फॉर हाउसिंग पे अधिक अंतर नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी डिमांड कंस्ट्रेंट इकोनॉमी हो गई है। मांग, खपत जो है हमारे देश में, निजी खपत दर कम और पहले के पिछले 2 सालों के स्तर पे ही है, बल्कि उससे कम हो गई है। तो अगर डिमांड जबरदस्त तौर से तेजी से बढ़ रही होती तो वो बात अलग होती, तब मुद्रास्फीति बढ़ती और उसका विपरीत असर विकास दर पे होता। इस समय कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने जा रहा है, तो इसका कोई इन्वेस्टमेंट जो दर बढ़ी है, रेपो रेट बढ़ी है, उसका निवेश पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन रेट पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया जी। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। राइट सर, राइट सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये क्या वाकई में जो आरबीआई की जो ताज़ा सर्जरी है उससे रिकवरी पर क्या कोई असर पड़ेगा, इस पर आपने अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है इंडिया 360 की खास पेशकश, मामला क्या है। और मामला क्या है में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आरबीआई की ब्याज दरें घटाने और बढ़ाने से आपके लोन की ईएमआई कम और ज्यादा हो जाती है, और आज ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी से आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी, पूरा कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं। और ब्याज दरों का लोन से कनेक्शन का समझिए पूरा मामला क्या है। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points to 4.40% with immediate effect. भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही रेपो रेट अब 4.40% पर पहुंच गया है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब है कि अब आपकी लोन ईएमआई भी बढ़ेगी, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद आपकी होम लोन ईएमआई बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है कि आप किस टाइप का लोन ले रहे हैं। दरअसल होम लोन 2 तरह की ब्याज दरों पर मिलता है। पहली, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के तहत ब्याज दरें पूरे लोन टेन्योर में समान रहती हैं और ब्याज दरों में बदलाव का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरह की ब्याज दर है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसके तहत बैंक आपको मौजूदा लेंडिंग रेट के हिसाब से लोन देते हैं। इस ब्याज दर पर रेपो रेट में बदलाव का सीधा असर पड़ता है। मौजूदा वक्त में ज़्यादातर लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के तहत आम तौर पर ज़्यादा ब्याज दरें होती हैं। वहीं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में ब्याज दरें घटने का भी फ़ायदा मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से बैंक क्यों लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इसके लिए आपको रेपो रेट को समझना होगा। रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, यानी आरबीआई से कर्ज लेने पर बैंकों को अब 4% के बजाय 4.40% ब्याज चुकाना होगा। ऐसे में बैंक ग्राहकों पर इसका भार डालेंगे और ग्राहकों को महंगे ब्याज पर कर्ज देंगे। अब आपको बताते हैं कि दरों में मौजूदा हाइक से आपके लोन पर कैसा असर पड़ेगा।
मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 30 लाख का लोन लिया है। आपकी मौजूदा ब्याज दर 6.75% है, यानी कि आप हर महीने 22,811 रुपए की EMI चुका रहे हैं। नई दरें लागू होने के बाद आपको 7.15% ब्याज दर के मुताबिक 23,530 रुपए की EMI हर महीने देनी होगी। मतलब नई ब्याज दरें लागू होने पर 719 रुपए हर महीने ज़्यादा आपको देने होंगे। महंगाई पर लगाम कसने के लिए RBI ने ब्याज दरें तो बढ़ा दी हैं और आने वाले दिनों में बैंक भी ब्याज दरें बढ़ाएंगे। ऐसे में आम आदमी की जेब पर ही बोझ बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसा हमने आपको बताया कि RBI की ये सरप्राइज हाइक बाजार को पसंद बिल्कुल नहीं आई। बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हो गया और इससे पहले बाजार सुबह से भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहे थे। दोपहर बाद RBI की ओर से रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद बाजार का पूरी तरह से मूड बिगड़ गया और भारी बिकवाली से बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1307 अंक गिरकर 55,669 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 391 अंकों की भारी गिरावट के साथ 16,678 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी आज करीब 900 अंक टूटकर बंद हुआ। कैसा रहा आज बाजार, बताएंगे मेरे सहयोगी अरमान नाहर। बताइए अरमान। मार्केट में अच्छा खासा दबाव देखा गया। इस दबाव का मुख्य कारण था जो RBI गवर्नर ने स्टेटमेंट में रेट हाइक करा 40 बेसिस पॉइंट का, जिसके कारण मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया और सभी जगह पैनिक देखा गया। अगर बात करें कि टॉप निफ्टी के लूजर्स कौन कौन से थे, उसमें आपको अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सारे स्टॉक में लगभग 4% से ज्यादा का कट देखा गया। वहीं अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें वर्धमान टेक्सटाइल, जोमेटो, IFB इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट ऐसे स्टॉक रहे जिसमें 7% से ज्यादा की कटौती देखी गई। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में, उसमें वॉरॉक इंजीनियरिंग जो डील हुई थी, डील में अर्निंग्स कॉल हुई, अर्निंग्स कॉल में कुछ निकल के आया जो शायद मार्केट को पसंद नहीं आया, उसके कारण दबाव देखा गया। वहीं अलंबिक फार्मा, कॉस्मो फिल्म्स और ब्रिटानिया जो कि नतीजों के कारण फोकस में रहा, जो 3.5% बढ़कर बंद हुआ। वहीं अगर टॉप गेनर्स की बात करें उसके अलावा तो टॉप गेनर्स में रेन इंडस्ट्रीज, होम फर्स्ट फाइनेंस, सोलर इंडस्ट्रीज और स्टार हेल्थ वो स्टॉक रहे जिनमें गेन्स देखा गया। वहीं अगर मैं निफ्टी गेनर्स की बात करूं तो उसमें आप उस सूची में आपको ONGC, पावर ग्रिड, NTPC और कोटक महिंद्रा बैंक देखा जाएगा। हालांकि कुछ गेनर्स तो थे, बट जो सबसे बड़ा रीजन वही रहा जो हमारे RBI गवर्नर ने जो रेट हाइक करा उसके कारण मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर और पैनिक देखा गया, जिसके कारण मार्केट रेड में क्लोज हुए और अच्छे खासे रेड में क्लोज हुए। चलिए, LIC का IPO आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है। आज सुबह IPO के खुलने के साथ ही बम्पर ओपनिंग मिली है। देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO सुबह 10 बजे सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और ये महज 3 घंटे में ही 44% सब्सक्राइब हो गया। LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व किया गया हिस्सा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। पहले ही IPO 67% भरा गया है और IPO के तहत 16,20,78,067 शेयर बिक्री के लिए रखे गए हैं। कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्सा पूरा और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 57% सब्सक्राइब हो चुका है। निवेशकों को 9 मई तक पैसा लगाने का मौका मिलेगा। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी कि 15 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को 45 रुपए के डिस्काउंट के बाद मिनिमम 13,560 रुपए लगाने होंगे। मैक्सिमम लिमिट 15 लॉट की है यानी 210 शेयर। निवेशक मैक्सिमम 1,89,840 रुपए लगा सकते हैं। और LIC के कारोबार में एजेंट्स की भूमिका बहुत अहम है। हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने कुछ ऐसे ही एजेंट्स से बात की जो LIC के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। LIC के एजेंट्स की कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है LIC के कई सारे एजेंट जो पिछले 50 सालों से 2-2, 3-3 पीढ़ियां जो है उनकी LIC के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा क्या है कि एजेंट्स जो रोल प्ले करता है जिससे कस्टमर उसके साथ अटैच रहता है और माना यह जाता है कि LIC के एजेंट्स की बड़ी भूमिका रहती है और उसको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है। जैसे LIC एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ऐसे एजेंट भी एक ट्रस्टेड ब्रांड फैमिली के लिए हो जाता है। और क्या है कि उसको मालूम है कि ये जो हम लोग का पॉलिसीज़ वगैरह जो संभालते हैं, कभी भी कुछ भी हुआ तो आइदर मैच्योरिटी होगा या क्लेम होगा, तभी वो टाइम पे
एजेंट ही हम लोग के लिए खड़ा रहेगा। आप सन हैं और क्या वजह रही कि आप भी इसी फील्ड में आए और आपकी मदर भी एलआईसी एजेंट है, मतलब पूरा परिवार जो है वो एलआईसी के साथ जुड़ा हुआ है? करेक्ट। सी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है ये इंडस्ट्री का, और मैंने अपने पिताजी को देखा है, उनके साथ मैं मीटिंग्स में भी गया हुआ हूँ। एनसी और क्लाइंट्स जो है आपको एक ट्रस्ट के हिसाब से देखते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल चेंज हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर पिछले कुछ सालों में, तो उस हिसाब से क्या एलआईसी भी चेंज हुआ है, एजेंट्स को भी चेंज होना पड़ा? डेफिनेटली एलआईसी तो चेंज हुआ ही है और एजेंट को भी चेंज होना पड़ा ही है। जैसे मतलब एलआईसी ने इतनी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, प्रीमियम हम लोग ऑनलाइन भर सकते हैं, क्लाइंट भी एकदम ऑनलाइन प्रीमियम घर बैठे भर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है क्योंकि आप खुद ऑनलाइन जाके चीजें ले सकते हैं, पॉलिसी ले सकते हैं, बाकी कंपनियां भी ऑफर कर रही है, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि एलआईसी के एजेंट का रोल बना रहेगा? देखो सर, क्या होता है, ऑनलाइन पॉलिसी बाय होता है बट ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है। क्लेम सेटलमेंट होता है काफ़ी सारी प्रोसीजर और उनकी फॉर्म फिलिंग के बाद भी। सो जो ये एक्सपर्टीज़ है और लोगों का भरोसा है इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर क्यों है कि दे वांट कि क्लेम के टाइम पे वो नहीं रहेंगे बट इंश्योरेंस का जो पैसा है वो फैमिली को मिलेगा। एलआईसी मतलब भरोसा, इंश्योरेंस एजेंट जो है उस भरोसे को मजबूत करता है। इसी वजह से एलआईसी का 95% से ज्यादा जो कारोबार है वो एजेंट्स के थ्रू आता है। 13.5 लाख एजेंट देश भर के कोने कोने में मौजूद है। तो इसी ये जो चीजें हैं जो एलआईसी को मजबूत बनाती है। और जो एजेंट्स हमारे साथ थे जो पिछले 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि एजेंट्स का रोल जो है वो भविष्य में भी बना रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। पुराने टैक्स मामलों को खोलने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट के 31 मार्च 2021 के बाद नोटिस भेजने के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे करीब 9000 टैक्स मामले प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफिसर को संशोधित फाइनेंस एक्ट के तहत तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर दोनों को ही अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब लाख टैक्स पेयर्स को रीअसेसमेंट का नोटिस भेजा था। आम आदमी को खाद्य तेल की कीमतों में जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। एडिबल ऑयल की सप्लाई के लिए सरकार दूसरे देशों के साथ भी बातचीत कर रही है। इससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। खाने का तेल हर आम आदमी के लिए एक बेहद जरूरी चीज है, जिसके महंगे होने से उस पर सीधा असर पड़ता है। सरकार इसके लिए खाद्य तेल की कीमतों पर नजर बनाए हुए है। जल्दी ही लोगों को इसमें बड़ी राहत मिल सकती है। पाम ऑयल पर इंडोनेशिया के रुख के बाद अन्य तेलों के अतिरिक्त निर्यात पर भी बातचीत जारी है। तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए भारत अन्य देशों से बातचीत भी कर रहा है। सरकार इसके लिए राइस ब्रांड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी भी घटा सकती है। इसके साथ ही तेलों पर सेस को घटाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। लोगों को घरेलू उत्पादन को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कैंपेन चलाने को लेकर भी विचार विमर्श कर रही है। सरकार ने इसके पहले हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि भारत के पास खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है। जानकारी के मुताबिक देश में सभी खाद्य तेलों का स्टॉक वर्तमान में लगभग 21 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा करीब 12 लाख मीट्रिक टन इसी महीने देश में पहुंच जाएगा। इस प्रकार इंडोनेशिया से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए देश के पास पर्याप्त भंडार है। रूस, अर्जेंटीना से पहले ही अतिरिक्त इंपोर्ट के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्डिक देशों की सरकारों के प्रमुखों ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये दूसरा मौका है जब भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बन गया है। विदेश मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट, क्लीन एनर्जी, आर्कटिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य है। MEA के मुताबिक ये भविष्य के लिए साझेदारी है। सम्मेलन की शुरुआत से पहले डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेता एक साथ दिखाई दिए। इन नेताओं के संग पीएम मोदी की तस्वीर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया है। यूरोप दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से सटे स्वीडन और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देशों की पीएम से मिले। रूस
यूक्रेन वॉर के बीच ये मुलाकात काफी अहम है, लेकिन इससे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद पेरिस में होंगे और वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा होने की पूरी संभावना है। अगर आप इंस्टेंट लोन लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के बांद्रा इलाके में। 23 साल के एक युवक ने 23 अप्रैल को कैश मार्केट और मैजिक लोन ऐप के जरिए 6,000 रुपए का लोन लिया था, जिसे 30 अप्रैल तक चुकाना था। 29 अप्रैल को युवक के मोबाइल पर फोन आया और कहा गया कि अगर लोन नहीं चुकाया तो उसे बदनाम किया जाएगा। ये जो स्टोरी अभी आप देख रहे थे, ये दरअसल अब आपको दिखाने वाले हैं। आपने ऑनलाइन धोखाधड़ी के कई मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन अब ऑनलाइन के जरिए ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल भी शुरू हो गया है। ब्लैकमेलर लोन चुकाने के बावजूद लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूल रहे हैं। आइए अब देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अगर आप इंस्टेंट लोन लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के बांद्रा इलाके में। 23 साल के एक युवक ने 23 अप्रैल को कैश मार्केट और मैजिक लोन ऐप के जरिए 6,000 रुपए का लोन लिया था, जिसे 30 अप्रैल तक चुकाना था। 29 अप्रैल को युवक के मोबाइल पर फोन आया और कहा गया कि अगर लोन नहीं चुकाया तो उसे बदनाम किया जाएगा। पैसों का इंतजाम नहीं होने पर युवक ने 30 अप्रैल तक पैसे नहीं चुकाए। 2 मई तक सब ठीक था। 3 मई को जब युवक ऑफिस से अपने घर लौटा तो पता चला कि उसके 6 रिश्तेदारों के मोबाइल पर उसकी न्यूड फोटो भेजी गई है। इसका पता चलते ही उसने पूरे मामले की शिकायत बांद्रा पुलिस से की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि लोन के नाम पर इस तरह की वारदात पहली बार हुई है। एक हफ्ते पहले भी मुंबई के 33 साल के युवक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। युवक ने ऐप के जरिए लोन लिया था, जिसे नहीं चुकाने पर उसकी फोटो को मॉर्फ कर अश्लील वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को उसके फोन में मौजूद नंबरों पर भेज दिया गया। इसी तरह गाजियाबाद में बुटीक संचालिका ने बीमारी के चलते मजबूरी में ऑनलाइन ऐप से 10,000 रुपए का लोन लिया था। पीड़िता ने तय समय पर लोन चुका भी दिया। इसके बावजूद ठगों ने उनसे पैसे मांगे। पैसे न देने पर उनकी फोटो को एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। मोबाइल ऐप के जरिए ब्लैकमेलिंग के खेल करने वालों की ये फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में अगर आप भी इस तरह के लोन लेने की सोच रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने खरीद लिया और इसके बाद से ही चर्चा है कि ट्विटर के सीईओ से लेकर फीचर्स तक हर चीज में बड़ा बदलाव होने वाला है क्या। वहीं अब एलन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए लोगों को तगड़ा झटका दिया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में यूजर्स को ट्विटर का इस्तेमाल करने पर पैसे देने पड़ सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि अब ट्विटर फ्री नहीं होगा, बल्कि इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ट्वीट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्विटर आम लोगों के लिए अभी भी फ्री रहेगा। कंपनी केवल कुछ ही यूजर से चार्ज लेगी। एलन मस्क ने संकेत दिए हैं कि ट्विटर पर कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए मामूली शुल्क तय किया जा सकता है। ऐसे में आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल बिजनेस या सरकारी काम के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ शुल्क देना होगा। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ट्विटर पर यूजर से कितनी फीस वसूली जाएगी। लेकिन एलन मस्क के बयान से यह जरूर स्पष्ट होता है कि यूजर्स को इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं चुकाने होंगे। बता दें कि वर्तमान में ट्विटर ब्लू सर्विस भी फीस आधारित है और इसके लिए यूजर्स को मामूली रकम चुकानी पड़ती है। हालांकि ये सर्विस केवल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे जैसे 9 मई की तारीख नजदीक आ रही है, रूसी हमले काफी तेज हो रहे हैं। लगातार इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 9 मई तक युद्ध खत्म हो जाएगा। इसी बीच पोप फ्रांसिस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई को युद्ध जरूर खत्म होगा।
यूक्रेन युद्ध का 70वां दिन। रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूस यूक्रेन युद्ध धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा है। जैसे जैसे 9 मई की तारीख नजदीक आ रही है, हमले काफी तेज हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन के चेकोर्सी शहर की हैं, जहां रूस के हमले का कैलिबर मिसाइल से तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो लवीव शहर की हैं। यहाँ रूस के भारी हमले के बाद चारों ओर आग लग गई और धुआं ही धुआं दिख रहा है। अब इन तस्वीरों में देखिए कैसे यूक्रेन के पोपस नया शहर में रूस की प्राइवेट मिलिट्री पीएमसी वैगनर ने कई इमारतों पर लगातार बम बरसाए और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ। इन हमलों के बीच लगातार अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। सायरन की तस्वीरें कीव की हैं। हालांकि कीव पर हमले रूस के काफी कम हो गए हैं, लेकिन कभी कभी ये हमले होते रहते हैं। यूक्रेनी सेना भी लगातार रूस को जवाब दे रही है। अब इन तस्वीरों में देखिए कैसे यूक्रेन के हेलीकॉप्टर हमलों का जवाब देने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। इसी बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, रूस आगे दूसरे देशों पर भी हमला कर सकता है। Es war für uns alle klar, dass Grenzen nicht mehr verschoben werden mit Gewalt und dass die Souveränität von Staaten geachtet werden muss. Das Recht ist von Russland gebrochen worden und deshalb kann niemand davon ausgehen, dass der russische Präsident und die russische Regierung nicht auch bei anderer Gelegenheit das Recht der Völker und unsere Verständigung brechen würde. अब इन तस्वीरों को देखिए, ये अजोवत्सल की हैं, जहां लगातार लोगों को निकालने का काम जारी है। इस बीच वहां से हमले की तस्वीरें आई जो बेहद खतरनाक हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अजोवत्सल में हमला कितना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन जंग के बीच यूरोपीय देशों ने फैसला किया है कि वो भविष्य में रूस से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये फैसला सिलसिलेवार तरीके से लागू किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लिन ने इस फैसले का ऐलान किया है। वहीं रूस की एयरफोर्स ने दोनेत्स में हवाई हमला किया। इसमें 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। हाल ही के दिनों में दोनेत्स पर यह रूस का सबसे बड़ा हमला है। बताया गया है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग फैक्ट्री के मजदूर हैं जो अपनी यूनिट में काम कर रहे थे। इस बीच ये भी खबर है कि पोप फ्रांसिस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान में इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच तलखी बरकरार है। हर नई सुबह के साथ पाकिस्तान में तकरार बढ़ती जा रही है। अब इमरान खान के करीबी और इमरान सरकार में मंत्री रहे शेख रशीद ने पाकिस्तान में हालात बिगड़ने की आशंका जाहिर की है और इसके बाद पाकिस्तान में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है। खुद भिखारी होगा, हम भिखारी नहीं है। हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए। ये भिखारी भिखारी ये है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरे 1 महीने होने को है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। हर रोज एक नया हंगामा हो रहा है। इमरान खान और उनके पूर्व मंत्री सत्ता जाने का गम नहीं भुला पा रहे हैं, इसलिए हर रोज कुछ विवादास्पद बयान भी दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद ने पाकिस्तान में खूनी संघर्ष की चेतावनी दे दी है। शेख रशीद ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव जल्द नहीं कराए गए तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। इस मुल्क के हालात खौफनाक हो सकते हैं। खुदा के लिए लॉन्ग मार्च से पहले हल निकालें, क्योंकि ये सारी साजिश है कि मलबा कहीं और डालने के लिए। शेख रशीद यही नहीं रुके, उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उसकी बिलो रानी जिगरे जानी जो है वो समझता है वजीर खारजा बन गई है, बन गया कि बन गई है। ये
कंफर्म नहीं है। मैं अल्लाह को दुआ करके लाल हवेली की छत के नीचे से बता रहा हूं कि हालात खराब है हुजूर, 30 दिन का मैं आपको वक्त दे रहा हूं, 31 मई तक हल निकालें। सरकार के राय जाने से तिलमिलाए इमरान खान ने पाकिस्तान में सरकार विरोधी मार्च निकालने का ऐलान किया है। मार्च को सफल बनाने के लिए पीटीआई कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरी आशंका है कि पाकिस्तान में जारी सियासी बवाल सड़क पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी नेता अपने अंदरूनी झगड़ों में ही उलझे हुए हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार को खुलेआम चेतावनी दी जा रही है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में चुनाव पर अड़ी है और पाकिस्तान की सरकार बोल रही है कि 5 साल के बाद ही चुनाव मुमकिन है। अब स्थिति ये है कि सरकार को धमकी दी जा रही है और अगर सरकार तैयार नहीं हुई तो इस्लामाबाद की सड़कों पर हो सकता है खून बहे। नहीं चल सकती ये हुकूमत, और कुछ और बड़ा वाकया भी हो सकता है। कह के जा रहा हूं हादसा हो सकता है, फिर मुझे अंदर ना दे देना। क्या 30 दिन बाद पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा? क्या इस्लामाबाद की सड़कों पर खूनी संघर्ष होगा? पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद की बड़ी चेतावनी। मैं बोर प्रोग्राम पे समी के प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं हादसा हो सकता है। चुनाव नहीं हुए तो सड़कों पर बहेगा खून। पाकिस्तान में अब नई सरकार है, लेकिन सियासत का मैच आज भी रोमांचक बना हुआ है। कभी इमरान खान पर शिकंजा तो कभी नेताओं के बयानों पर बवाल। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी 30 मई के बाद लॉन्ग मार्च करने वाली है और इमरान खान की पार्टी के लोग सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं। इमरान खान के करीबी और इमरान सरकार में मंत्री रहे शेख रशीद ने पाकिस्तान में हालात बिगड़ने की आशंका जताई है। शेख रशीद का कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव नहीं हुए तो पाकिस्तान की सड़कों पर खूनी संघर्ष होगा। शेख रशीद का बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। अपने बोली से सियासी पिच पर रोज रिवर्स स्विंग डालने की कोशिश करते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें। शेख रशीद जब इमरान खान की सरकार में मंत्री हुआ करते थे तब भी ऐसी बयानबाजी करते थे जो सुर्खियां बनती थी, और अब जब सरकार में नहीं है तो पाकिस्तान में 30 दिन बाद हालात बिगड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। इमरान खान और उनके पूर्व मंत्री सत्ता जाने का गम नहीं भुला पा रहे हैं, इसलिए हर रोज कुछ विवादास्पद बयान दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से जवाब नहीं मिल रहा। दोनों ओर से बयानों पर संघर्ष चल रहा है। शहबाज के विशेष सहायक हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जो कोई पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद का विग यानी नकली बाल नोच कर लाएगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरे 1 महीना होने को है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी हंगामा थमा नहीं है। हर रोज एक नया हंगामा। फिलहाल चुनाव पर संग्राम छिड़ा है। इमरान खान की पार्टी जल्द से जल्द चुनाव पर अड़ी है और सरकार बोल रही है लोकतंत्र का मजाक न बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के कंसास शहर में आए एक तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। कंसास में आए इस तूफान ने तकरीबन 100 परिवारों को बेघर कर दिया है। वहीं अब इस तूफान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमेरिका के कंसास शहर में आए बवंडर का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में बवंडर लोगों के घरों के बीच से गुजरता हुआ दिख रहा है। वीडियो किसी हॉलीवुड फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स की तरह लग रही है, लेकिन इस बवंडर ने बस कुछ ही मिनटों में कई घर तबाह कर दिए। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है उसके आसपास हवा में उड़ता मलबा भी बढ़ रहा है। ये मलबा उन घरों का है जिन्हें ये तूफान तोड़ते हुए आगे बढ़ा है।
इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक के बाद एक कई घर तबाह होते हुए नजर आएंगे। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि जैसे ही तूफान घरों के पास आया, घर तिनके की तरह बिखर गए और देखते ही देखते हवा में गायब भी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तूफान से 15,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कंसास में आए इस बवंडर ने 100 से ज्यादा परिवारों से उनके घर छीन लिए हैं। हालांकि गनीमत की बात यह है कि इस बवंडर से अब तक किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है और किसी को गंभीर चोटें भी नहीं लगी हैं। तूफान के बाद स्थानीय अधिकारियों ने शहर की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया है और इमरजेंसी टीम्स फिलहाल मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मालदीव्स की। मालदीव्स में युवाओं के एक समूह ने भारत विरोधी इंडिया आउट अभियान चला रहे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध ने विपक्षी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और उसके मुखिया यामीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इंडिया आउट कैंपेन और यामीन का विरोध कर रहे युवा मालदीव यूथ फोर्स से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से यामीन मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी आंतरिक राजनीति में फंसी दिख रही है। सूरज की रोशनी वैसे तो जरूरी होती है, लेकिन अगर यही रोशनी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो खतरा बन जाती है। नासा ने एक तस्वीर जारी करते हुए बताया कि सूरज पर तेज सोलर फ्लेयर्स यानी सौर तूफान देखने को मिले। सोलर फ्लेयर्स सूरज से अचानक निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी है। ये अगर सीधा पृथ्वी की तरफ आ जाए तो खतरा बन सकती है। नासा ने तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया है। तस्वीर में सोलर फ्लेयर की चमक उसको चमकते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। अंतरिक्ष के शानदार नजारों के साथ होटल की सुविधाओं का लुत्फ उठाना किसी सपने से कम नहीं लगता, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी स्पेस कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन इस सपने को हकीकत में बदलने जा रही है। कंपनी का कहना है कि 2025 में दुनिया का पहला स्पेस होटल वो खोलेगी। इसका नाम पायनियर स्टेशन रखा जाएगा। स्पेस होटल बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले साल 2019 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये होटल एक घूमते हुए पहिए के आकार का होगा जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई के प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुआ है। मिचेल सेंटनर की जगह मोइन अली की टीम में वापसी हुई है। वहीं आरसीबी की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने क्रिकेट इतिहासकार, पत्रकार और बायोग्राफी राइटर बोरिया मजूमदार पर 2 साल का बैन लगा दिया है। मजूमदार पर विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के इंटरव्यू के नाम पर धमकाने का आरोप है। बोरिया को किसी भी स्टेडियम में घुसने की इजाजत नहीं होगी। घरेलू मुकाबलों में भी बोरिया को मीडिया एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाएगा। बोर्ड इसके अलावा आईसीसी से भी बोरिया की शिकायत करेगा और उन पर दुनिया भर में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट को लेकर बैन लगाने को कहेगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सचिव मोहन डी सिल्वा ने साफ किया है कि श्रीलंका में क्रिकेट जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा 7 जून से शुरू होकर 12 जुलाई तक चलना है। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट, 5 वनडे, 3 T20 मुकाबले खेले जाने के कार्यक्रम हैं। देश में बिजली कटौती को देखते हुए टूर के डे नाइट मैचों को दिन के मैचों में बदला जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताजा रैंकिंग जारी की है। भारतीय टीम T20 में दूसरे स्थान से टॉप पर पहुंच गई है, जबकि इंग्लैंड की टीम दूसरे नंबर पर काबिज है। वहीं टेस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर। वहीं वनडे में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर काबिज है। रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद T20 में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने विलारियल को 5-2 से हराकर यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में दूसरे लेग में विलारियल को 3-2 से हराया। इसमें लिवरपूल ने सेमीफाइनल में पहले लेग में 2-0 से जीत हासिल की। लिवरपूल यूएफा चैंपियंस लीग की 6 बार की विजेता है। पिछले 5 सालों में तीसरी बार फाइनल में पहुंची है।